दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस मीटर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान हमारा बढ़ता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपटीटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है। तो दोस्तों कार्य बराबर हमारा होता है एफ इंटू एस होता है दोस्तों, बल इंटू विस्थापन। यानी जब किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करते हैं बलपूर्वक तो क्या होता है? हमारा कार्य कहलाता है। परंतु जब हम किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार हमारा क्या होता है? विस्थापित नहीं होता है, वही जगह पे रहता है, जिसके कारण वहां पर क्या हो रहा है? हमारा कोई भी कार्य नहीं होता है। हमारा अगला सवाल है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के संरक्षण। बर्नौली का जो सिद्धांत है वह ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। हमारा अगला सवाल है, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल क्या है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? और दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, 20 का 20 आप मार के आओगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकीय अभिक्रिया की परिघटना। दोस्तों जो ब्लोटिंग पेपर में स्याही सोखा जाता है दोस्तों वह केशिकीय अभिक्रिया के आधार पर होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों केशिकीय अभिक्रिया कहां देखा जाता है? जब लैंप में दोस्तों, जब लैंप बत्ती जिसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो भी कौन सा अभिक्रिया दर्शाता है? तो वो भी हमारा केशिकीय अभिक्रिया को दर्शाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि तेल जो लैंप के बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो केशिकीय या केशिकत्व अभिक्रिया के कारण चढ़ता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान सर्वाधिक होगा। तो दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं कि जी का मान सर्वाधिक कहां होता है? ध्रुवों पर, मिड पॉइंट, सेंटर पे होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में। चूंकि दोस्तों अंटार्कटिका को विश्व में क्या बोला जाता है? सेंटर पॉइंट माना जाता है, बीचों बीच माना जाता है, मध्य बिंदु माना जाता है, जिसके कारण वहां पर हमारा क्या हो रहा है? उसको ध्रुव स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा वहां पर हमारा गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। हमारा अगला सवाल है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। जो इस्पात के गोले होता है दोस्तों और उसमें जो पदार्थ की मात्रा होती है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था। हमारा अगला सवाल है, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है। तो दोस्तों सूर्य का ताप चूंकि बहुत गर्म होता है, उसका तापमान बहुत ही अत्यधिक होता है। तो अत्यधिक तापमान अर्थात सूर्य के विकिरण को या सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। हमारा अगला सवाल है, उष्मा संचरण की वह कौन सी विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी विकिरण। दोस्तों विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें कोई भी कण गति नहीं करती है। हमारा अगला सवाल है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है दोस्तों। ये रिपीटेड प्रश्न है। अक्सर आपसे एग्जाम में और एक प्रश्न पूछा जाता है, जो फ्रिज में कोई पदार्थ हम रखते हैं और वो ठंडा हो जाता है तो वो किस कारण से होता है दोस्तों? तो चाहे मिट्टी का घड़ा हो या फ्रिज हो दोस्तों, दोनों में यही जो उत्तर हम आपको बताएंगे, यही उत्तर दोस्तों ये दोनों में कार्य करता है। तो यह कौन सा अभिक्रिया होता है दोस्तों, या कौन सी क्रिया करता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। जो मिट्टी के घड़े में होते हैं दोस्तों वह जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण, और जो फ्रीज में दोस्तों, जो फ्रिज में बर्फ हम ठंडा करते हैं किसी वस्तु को, उसमें भी हमारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही क्या होता है? ठंडा होता है। हमारा अगला सवाल है ऊष्मागति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो ऊष्मागति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। ऊष्मागति के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होता है। हमारा अगला सवाल है पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रीवियस ईयर 2018 टेक्नीशियन में ये पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाल्टन ने। गाल्टन ने पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। हमारा अगला सवाल है साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30 से 40 डेसिबल। जो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं उसमें जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह 30 से 40 डेसिबल तक होती है। हमारा अगला सवाल है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी परावर्तन के कारण। जब दोस्तों हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं और वह किसी दीवार या पहाड़ या किसी अन्य चीज से टकराकर जो वो रिफ्लेक्ट होती है वापस आती है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन करते हैं। और यही परावर्तन के कारण ही हमें ध्वनि का प्रतिध्वनि क्या होता है? सुनाई देता है और वो बहुत देर तक हमें दोस्तों आभास होते रहता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है और जो दिल की धड़कन या किसी अन्य चीज को छू करके दोस्तों टच करके वो पता करते हैं कानों के माध्यम से, तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला सवाल है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की दोस्तों? मैक्सवेल ने खोज की। हमारा अगला सवाल है प्रकाश की ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ। प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है वह सिद्ध करता है अनुप्रस्थ के कारण कि वह प्रकाश तरंगे हैं। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है, साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ की तैयारी करते हैं तो उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों और लास्ट तक बने रहेंगे और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे दोस्तों। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो जो किसी तत्व में उसकी रासायनिक प्रकृति होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है।
हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपीटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेरियोला वायरस। जो चेचक होती है वह बेरियोला वायरस के होने के कारण होता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, सल्फ्यूरिक अम्ल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।